Hello friends, welcome to India largest learning platform जहां से आपको रोज मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसके साथ ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेशन एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मानव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ हिंदी माध्यम में। मेरा कोड है UGM10। अन अकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऑप्शनल कोर्सेज, आंसर राइटिंग कोर्सेज, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी। किसी भी कोर्स में अपनी सुविधा अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यूपीएससी में जीएस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, दो फॉर्म में है। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है और इसमें आप मेरा कोड UGM10 के साथ इसमें एडमिशन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 10% का फायदा मिलता है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है, जिसमें इस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में मैं इस प्लेटफॉर्म से मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। अभी हाल ही में यूपीएससी को प्री को टारगेट करते हुए अनअकैडमी के द्वारा जो है एक स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है बाईलिंगुअल पैटर्न में फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 को टारगेट में रखकर कंप्लीट जीएस बैचेस जो है यूपीएस अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आप इन किसी भी कक्षाओं में अपनी रुचि अनुसार एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिएगा अभी जो है कुछ कोर्सेज में अनअकैडमी के द्वारा जो है डिस्काउंट ऑफर चलाया जा रहा है, खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस प्लस कोर्स और ऑप्शनल कोर्स में। और डिस्काउंट के साथ जो उसका फीस स्ट्रक्चर है 1 ईयर के लिए वो 70,153 रुपये है। इस प्रकार यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस टेक्निक कोर्स और ऑप्शनल में भी है, जो पहले 57,000 का था, अब आपको 88,705 रुपये जो कोर्स अवेलेबल है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेते समय जो मेरा कोड UGM10 का अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, और अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर्स के साथ कंटिन्यू रखें और एक नई दिशा दें टॉप एजुकेटर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को। ये चीज़ें ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर। हम भारतीय संविधान की कक्षाएं जो है चला रहे हैं अभी, और उस सीक्वेंस में जो है हमने क्रमशः जो है क्लासेस को पढ़ा है, पार्ट 1 से लेकर अभी तक हम पढ़े, उसमें मूल अधिकार को पढ़ा। फिर जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके लिए आज मैं जो आया हूँ लेक्चर, वो है आपका जो बहुत बार बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन इस पोर्शन से अक्सर आते रहता है, और वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो आज जो है हम यहाँ पर जो है संविधान का जो भाग 9 है, संविधान का भाग जो 9 है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और पंचायत के संदर्भ में क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उस चीज़ों को आज हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये नहीं है कि ये पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत जो शब्द है आज ही हम सुनने को मिल रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बस प्रोविजन है उसी के बाद से ही भारत में इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद। नहीं, पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे यहाँ जो है सदियों से बना हुआ। ठीक है, अगर आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे मौर्य काल में हम जब सामाजिक की बात करते हैं वहाँ भी हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। गुप्त काल में आते हैं तो वहाँ भी हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। फिर चीजें तो पंचायती राज व्यवस्था तो हमारे यहाँ पहले से ही से ही स्थापित था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, खासकर ब्रिटिश काल में जो है गांव की जो पंचायती राज व्यवस्था थी, पंचायत के जो सिस्टम था, धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश काल में वो क्षीण होने लगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता की जब हमारे पास संघर्ष चल रहा था, खासकर गांधी के द्वारा जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, जिसको हम गांधीयन युग कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले आत्मनिर्भरता की बात की। इकोनॉमी
मैं सबसे पहली बात क्या की आत्मनिर्भरता की बात की, तो गांव गांव को समाज को, जब उनका कहना था कि जब तक हर प्रत्येक गांव अगर आत्मनिर्भर हो तो आप देश भी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता के लिए। और अ, और गांव का विकास जो है वह गांव के लोगों के द्वारा ही प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए। ये हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में इसके पक्षधर रहे। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारी जो प्रेरणा थी, या पुरानी जो पद्धति थी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में भी आपने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारे यहाँ बनी हुई थी, लेकिन क्या है ब्रिटिश काल में धीरे धीरे आते आते क्या हो गया, पंचायती सिस्टमें जो है वो छिन्न हो गई थी, कमजोर हो गई थी। इनका कोई जो है मतलब मतलब अ, किसी प्रकार के पंचायत के संदर्भ में कानून नहीं था। तो ये हमारे स्वतंत्रता ग्राम संग्राम जब चल रहा था, स्वतंत्रता ग्राम जो सेनानी थे या उस समय के जो लीडर्स थे, उनको ये एहसास था कि अगर भारत का हमको कंप्लीट विकास करना है तो हमको पंचायती राज व्यवस्था जो है फिर से इंट्रोड्यूस करना हो। क्लियर चीज है ये। तो पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायत का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है ये? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्लियर चीजें। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो थीम था, मतलब सत्ता को क्या करना है, उसको छोटे 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 स्तरों पर इसको क्या करना है, तोड़ना है। और स्थानीय लोगों को क्या करना है, शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना है। और स्थानीय लोगों के माध्यम से क्या करना है, विकास का जो स्वरूप है उसको निश्चित करना है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी राज्य में मान लीजिए गांव गांव की संख्या तो बहुत है, मान लीजिए किसी राज्य में गांव की संख्या जो है लगभग 20,000 के आसपास। क्लियर चीज है ये। और 20,000 गांव हैं, और मान लीजिए कि लगभग 500 गांव में जो है पीने के पानी की समस्या। ठीक है। बाकी 1500 गांव में जो है वो 15,000, सॉरी सॉरी, बाकी जो 500 5,000 गांव में मानते हैं कि पीने के पानी की समस्या है, लेकिन जो 15,000 गांव, वहां पे कुछ समस्या है, क्या हो सकती है, दूसरी समस्या होती है, वहां पीने के पानी की समस्या ना हो, वहां पे सड़कों की समस्या हो। ठीक है। वहाँ अ, मतलब वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या हो, मतलब पानी निकासी की समस्या हो। ठीक है। वहाँ बाजार की समस्या हो। क्लियर है। वहाँ की या दूसरे अन्य प्रकार की समस्या हो। अगर मान लीजिए 5,000 गांवों ने आंदोलन किया, बोला कि हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या है, और यह बात जो है कहाँ, राजधानी के मुख्यमंत्री या नीति निर्धारकों के पास पहुंचता है बात, तो क्या करेंगे वो? 5,000 गांव की मांगों पर क्या करेंगे, अरे ये हमारे राज्य में जो है पीने की पानी की समस्या बहुत बरकरार है। अब क्या करेंगे, हम 20,000 गांव में क्या करते हैं, हम हैंडपंप खुदवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरकारी नलकूप बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए 20,000 गांव में फिर से सरकारी नलकूप खुदवा दिया गया। कुछ गांव ऐसे थे जहाँ पे, अधिकांश गांव जहाँ पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी, वहाँ ऑलरेडी हैंडपंप थे, तालाब थे, कुएं थे। अगर वहां पे मान लीजिए जबरदस्ती हैंड, जिन गाँव की जरूरत थी वहां के लिए तो ठीक था, लेकिन जिन गाँव में जरूरत नहीं हो, जबरदस्ती क्या होगा, एक और हैंडपंप आ गया, तो क्या होगा, उस गांव का विकास हुआ क्या? एक और नलकूप आ गया वहां पर। तो मतलब वहां पीने की समस्या तो थी नहीं, फिर भी एक नलकूप आ रहा है, वहां की समस्या क्या थी? सड़क थी। सड़क की ओर ध्यान नहीं गया। क्लियर चीजें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया कि राजधानी में लोग बैठकर एक गांव का विकास की प्राथमिकता तय करें, तो ये वास्तव में ये विकास का सही स्वरूप नहीं होगा। तो गांव के लोग ही क्या करें, अपना विकास का तय करें कि हमको क्या चाहिए, अभी हमको अभी एट प्रेजेंट क्या जरूरत है, और उसके हिसाब से क्या करें, जो जरूरत है, जैसे सड़क की जरूरत है तो सड़क बनवाने का काम करें। अगर पानी की समस्या है तो पानी की समस्या का सॉर्ट आउट करें। अगर बाजार की समस्या है तो बाजार की समस्या का सॉर्ट करें। अगर ड्रेनेज की सिस्टम का प्रॉब्लम है तो ड्रेनेज को तो दुरुस्त करें। अगर तालाब की समस्या है तो तालाब को बनाने का काम करें। मतलब करें, स्थानीय लोगों के द्वारा विकास के मॉडल को अ, का निर्धारण करना और उसका इम्प्लीमेंट करना, यही जो है पंचायती राज व्यवस्था का क्या था, मूल उद्देश्य था। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण किया गया पंचायती राज के माध्यम से। और इसके माध्यम से क्या किया गया कि नीति निर्धारण में गांव के एक आम जनता को भी इसमें शामिल किया जाना था। यही हमारे पंचायती राज व्यवस्था का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ जो हम जब हमारा देश आजाद हुआ, या जो संविधान की हमारी रचना हो रही थी,
तो वहां पे डीपीएसपी में इस बात को रखा गया, आर्टिकल 14 में रखा गया कि जैसे ही भारत क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा, तो पूरे भारतवर्ष के लिए क्या करेगा, विकास के लिए क्या करेगा, गांव के विकास के लिए क्या करेगा, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का प्रयास किएगा। तो स्वतंत्रता के बाद जो है इस विषय में सरकार का बिल्कुल ध्यान था, और क्रमशः जो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर सरकार हमेशा चिंतित थी, और हमेशा भी इस तरफ उसका हमेशा ध्यान रहता था। इसलिए समय समय पर क्या किया उन्होंने, विभिन्न आयोगों का निर्माण किया, जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर क्या करें, पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक स्वरूप पर डिस्कस करें और सरकार को अपना रिपोर्ट दें। तो सभी प्रकार के जितने भी कमीशन बैठाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आयोग बने, उन सभी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके आधार पर हमारी पार्लियामेंट ने 73वां संविधान संशोधन किया, और पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया, संवैधानिक और कानूनी एक मतलब दर्जा प्राप्त हुआ। और पूरे भारतवर्ष में जो है वह लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वरूप को स्वीकार किया गया। तो आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे आया, पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, कौन कौन से आयोग बैठे, क्या क्या उन्होंने, 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 73वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान का भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, 11वां अनुसूची में डाली गई। और आज इन हम सब चीजों को क्या करेंगे, अपने क्लास में इसको पढ़ने पढ़ाई करेंगे, और आप लोगों को इसके बाद से जो है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन हो, आप आराम से आप खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम में आप उस चीजों को बना बना लेंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर चीजें, तो आज हम करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था किसका है, राज्य सूची का विषय है। और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि अपनी अपनी विधानसभाओं के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप क्या करें, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में नियम कानून बना लें। और यह नियम जब राज्य जब की विधानसभा जब यह नियम कानून बनाएंगी, तो 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची को ध्यान में रखकर ही क्या होंगे, अपना नियम का निर्माण करेंगे, पंचायती राज के संदर्भ में क्या करेंगे, अधिनियमों को विनियमित करेंगे। क्लियर चीज है ये? तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। तो हम देखते हैं, पहले हमको पंचायती राज व्यवस्था के विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक कंप्लीट जो है यहाँ पर आपको पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में एक पैकेज मिल जाएगा। देखेंगे, भारत गांवों का देश है, और गांव की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति निर्भर करती है। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। ये क्या था, जब गांधी जी अब स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। ठीक है, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था को हमने क्या किया, अदालतों का बहिष्कार किया था। उसी संदर्भ में देखिएगा, ये सब चीजों आप लोगों को याद आ रहा होगा। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में ही आपसी झगड़ों का फैसला जो है पंचायतें ही किया करती थी। वैदिक काल में गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। बौद्ध काल में ग्राम परिषद में वृद्ध व्यक्तियों से बना होता था, और क्या करता था यह, ग्राम भोजक कहते थे। मौर्य काल में भी कौटिल्य के ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा है। गुप्त काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था, और यह पंचमंडल अर्थात पंचायत की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 9वीं 10वीं शताब्दी में चोलों के शासकों में, हम चोल प्रशासनिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ग्राम स्वशासन उनकी बात होती है, मतलब गांव के प्रशासन की हम बात करते हैं, प्रशासनिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो गांव में स्वशासन की बात होती है, और गांव के शासन की इकाई को उन्होंने कुरुम कहा है। और इसमें एक से अधिक गांव सम्मिलित रहते थे, और शासन सत्ता एक महासभा में निहित होती थी, और इसके सदस्यों का चुनाव जो है ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। तो हमारे एंशियंट काल से भी हमको ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर हमारे हिस्ट्री में इसके हमको प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग काल के समय पता चलता है, ये देखने से पता चल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पंचायत धीरे धीरे समाप्त हुआ। आपको पता है, औपनिवेशिक जैसे ही काल आ गया, धीरे धीरे क्या हो गया, पंचायती राज व्यवस्था जो है छीन होने लगी। 1907 में विकेंद्रीकरण संबंधी शाही कमीशन ने पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया, और स्थायी संगठन की सिफारिश की। इसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय सरकारों को
स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए और कुछ प्रांतों में ग्राम पंचायतें अधिनियम भी बनाया गया, लेकिन न के बराबर था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए और भारत के संविधान में पंचायती राज के व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया और ग्राम पंचायतों को गठन कर पंचायती राज व्यवस्था को मूर्त स्वरूप प्रदान देने की कोशिश की गई। ठीक है। और भारत के संविधान की नीति निदेशक तत्व और भाग 9 अनुच्छेद 243 नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 2040 और भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक जो है पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में हमारे जो संविधान में जगह मिला है वो है 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9293 9293 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे ये। दूसरा देखेंगे डीपीएसपी का से आर्टिकल आर्टिकल जो है अनुच्छेद कौन सा है 40। उसके बाद देखेंगे आप भारत का संविधान का भाग 9 क्या है आर्टिकल 243 243 ए से लेकर 243 ए से लेकर कहाँ तक है वो तक पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में है। इसके अलावा क्या होगा 11th शेड्यूल क्या होगा 11वीं अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ है। तो भारत के संविधान में क्वेश्चन आया हो स्टेट पीएससी में या याद तो मेरे नहीं आ रहा है कौन से स्टेट्स में आया है कि भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कौन कौन से 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टीपीएसपी संविधान का पार्ट 9 आर्टिकल 243 ए से ओ और 11वीं अनुसूची जो है वो क्या करती है पंचायती राज व्यवस्था से क्या है संबंधित है। क्लियर चीजें ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और जिसका नतीजा जो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में करके पूरे भारतवर्ष के लिए क्या किया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये अचानक नहीं आया। इसके लिए सरकार के क्या है पहले के जो प्रयास किए गए हैं आयोग बैठाए गए हैं प्रोग्राम चलाए गए हैं उन सब का निचोड़ जो है वो कौन सा है 73वां संविधान संशोधन है। क्लियर चीजें। तो हम देखते हैं 1952 की बात करते हैं। पहला जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था ये आपके लिए भी एकदम समरी में लेके आया हूँ और जिससे आप लोगों को समझने में बिल्कुल आपको इजी होगा। ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में लाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहल पे लाया गया ये। इसका उद्देश्य था आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार कर राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा करना। मतलब आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा करना। दूसरा सरकारी तंत्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी को कम करना। परिणाम क्या हो रहा है देख रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सरकारी तंत्र जो है इस तरह चलाया गया कि गांव के विकास की बजाय सामुदायिक विकास की सरकारी मशीनरी का विस्तार होने लगा और यह कार्यक्रम सरकारी तंत्र और जनता के बीच की दूरी को कम करने में असफल रहा। मतलब यहाँ पर क्या होगा एक बस गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मिशनरी बस तैयार हो रही है और क्या कर रही है वह जनता के लिए जो बातें सोची गई थी वो वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और जिस पर्पज से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया जाने का उद्देश्य था वह धीरे धीरे क्या होने लगी धूमिल होने लगी। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा प्रयास देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। मतलब ये जो ग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो फेलियर हो रहा था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए और पंचायत और गांव का में पंचायती राज व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए और क्या किया जाना चाहिए इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपना रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को प्रस्तुत किया और इसके अध्यक्ष कौन थे बलवंत राय मेहता। इसलिए इस समिति का नाम क्या पड़ा बलवंत राय मेहता समिति पड़ा। उद्देश्य क्या था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करना और क्या करना सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करना कि कैसे गांवों को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए गांव जैसे कैसे गांव को के विकास में जो है वहां के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इस पर्पज से जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो किया गया। क्लियर चीजें। और बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश जो है सरकार को इस प्रकार दी। कुछ उसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं स्थानीय सरकार में मतलब स्थानीय
स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था होगी कैसी होगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में कैसे होगा, जो थ्री टीयर पंचायती राज व्यवस्था है उसके तीन स्वरूप होंगे। एक जिला स्तर होगा, मतलब जिला स्तर पर पंचायती राज। दूसरा है होगा ब्लॉक स्तर पर, मतलब ब्लॉक लेवल, ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर पंचायती राज। और तीसरा जो होगा वो होगा गांव स्तर पर, जिसको हमने आज के संदर्भ में हम क्या बोलते हैं, इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ब्लॉक लेवल पंचायत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ना, लेकिन हम बोलेंगे विकास खंड स्तर पर पंचायती राज। और ये जिला पंचायत हम बोलते हैं, इसको हम ब्लॉक लेवल पर पंचायत बोलते हैं, विकास खंड स्तर पर पंचायत बोलते हैं, और एक ग्राम पंचायत है। अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चर संरचना जो है लगभग एक जैसी है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहीं दो स्तरीय है, कहीं कुछ जैसे वेस्ट बंगाल में जो है फोर स्तरीय पे है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्था को तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को सिस्टम में लाने में तुरंत अमल लाना होगा। पंचायती राज व्यवस्था की निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अधीन होना चाहिए। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अधीन में होना चाहिए। ठीक है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अंतर्गत यह विचारधारा निहित थी कि गांव के लोग अपने ऊपर शासन करने का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें तथा गांव में रहने वाले लोग कृषि, शिक्षा, सिंचाई और पशुपालन आदि ग्रामीण विकास संबंधी क्रियाओं में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मतलब ग्रामीण लोगों को अपने विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, और उद्देश्य शामिल था इसमें। और बलवंत राय मेहता ने इस प्रकार की जो आपकी जो पॉइंट स्टेट किया वो अपना सिफारिश किसको कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश दे दी। ठीक है। और इसका क्या हो रहा है देखिएगा। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, त्रिस्तरीय ना। मतलब राजस्थान जो पहला राज्य बना जिसने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के एसटीज लागू किया। और 2 अक्टूबर 1959 को उसने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किया, जिसकी शुभारंभ जो है जवाहरलाल नेहरू ने वहां के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया। क्लियर चीज है ये। तो 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के अनुरूप जो है राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, नागौर से इसकी शुरुआत की। इसी का इसी प्रकार देखेंगे कि आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला वह जो है राज्य बन गया। राजस्थान के बाद वह राज्य बन गया जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपने पूरे राज्य के लिए क्या कर दिया, लागू कर दिया। क्लियर चीजें। तो बलवंत राय मेहता ने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है सरकार को प्रस्तुत किया। क्लियर चीजें ये। अब देखते हैं अगला जो आयोग है, हम बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी। मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा 1977 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, अशोक मेहता थे। तो इनका उद्देश्य क्या था, पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन और सुधार हेतु गवर्नमेंट को क्या करना, सुझाव देना। क्लियर है। क्या उद्देश्य था, पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और प्रचलित ढांचे की आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार हेतु गवर्नमेंट को क्या करना, रिपोर्ट देना। इन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया। और ये देखिएगा इन्होंने क्या किया, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। जिला परिषद और मंडल पंचायत का गठन किया जाए। यहाँ इन्होंने ग्राम पंचायत की बात को नकार दिया। क्या बोला इन्होंने, जिला परिषद और मंडल, मंडल का मतलब होता है ब्लॉक लेवल पंचायत की बात की। इन्होंने क्या किया, ब्लॉक लेवल पंचायत की बात की। क्लियर चीज है ये, ब्लॉक लेवल पंचायत की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए और ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना, मतलब इन्होंने मंडल पंचायत की स्थापना की, ग्राम पंचायत को क्या किया, मतलब बात नहीं किया इन्होंने। ठीक है। मंडल पंचायतों को कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से धरातलीय संगठन के रूप में विकसित किया जाए और यह मंडल पंचायत धीरे धीरे पंचायत समिति का स्थान ले लेगी। मंडल पंचायत मतलब ब्लॉक लेवल पंचायत, याद रखिएगा आप लोग, ब्लॉक लेवल
पंचायत की बात हो रही है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। जिले के जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए और जिला परिषद के विभिन्न कार्यों को केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, और इस परिषद में जिलाधीश सहित जिले स्तर के सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएंगे। तो जिला परिषद की बात किया, गठन करने की बात की गई। मूल्यांकन, अशोक मेहता की समिति सिफारिशों को सरकार क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। अशोक मेहता की सिफारिशों के महत्वपूर्ण इसलिए महत्वपूर्ण थी, किंतु ग्राम पंचायतों को समाप्त कर उसके स्थान पर मंडल पंचायतों को जो गठन किया जाना था, वह कहाँ तक उचित कहा जा सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत की समाप्ति से ग्राम पंचायती राज की कल्पना ही वह पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए थोड़ा सा यह सिफारिशें तो इनकी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब इन्होंने ग्राम पंचायत की वकालत ना करके मंडल पंचायत और जिला पंचायत की बात की, और ग्राम के लोगों के लिए ग्राम पंचायत बहुत जरूरी था, और जब तक ग्राम पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तब पंचायत मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या फायदा होगा। इनको इन्होंने समझाने में ये असफल रहे, ठीक है। जब नेक्स्ट देखते हैं हम, डॉक्टर जी वी के राव कमेटी, ठीक है, राव कमेटी बोलते हैं, 1985। पंचायती राज व्यवस्था में नियमित चुनाव हो और नीति नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन का आधार जिला हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को सुझाव दिया। क्लियर है, तो पंचायतों में क्या किया जाए, नियमित चुनाव की व्यवस्था किया जाए, और नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन का आधार क्या हो, डिस्ट्रिक्ट हो। इस पर उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, अपनी रिपोर्ट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखते देखते हैं 1987 में लक्ष्मी सिंघवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति ने, इन्होंने वकालत की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाए। 1989 में राजीव गांधी ने सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली को अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए 64वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया लोकसभा से, ठीक है। तो डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी ने क्या किया, पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान किया जाए, ये उनका रिपोर्ट का मुख्य आधार था, ठीक है। और इन सब रिपोर्ट के आधार पर 89 में राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए 64वां संविधान संशोधन किया, लेकिन वह क्या हुआ, लोकसभा से पारित नहीं हो पाता है। क्लियर चीजें ये। अब इतने सारे कमीशन पर विचार करने के बाद जो है, और भारत सरकार ने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान, इस 73वां संविधान संशोधन जो है, वह पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और एक वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। क्लियर चीज है ये। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था की से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरकार ने अभी के जितने भी कमीशन बैठाए थे, जितने भी रिपोर्ट दिए, सब रिपोर्टों की सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, और पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया, और यह 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत क्या हो गया, यह पारित हो गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गया, एक्ट बन गया। और इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो प्रावधान किए गए, वह पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में किए गए। क्लियर है, इसको देखिएगा, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा यह पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हो गया, और 20 अप्रैल को 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अनुमोदित कर दिए, और 24 अप्रैल 1993 से यह संपूर्ण भारत पर लागू हो जाता है। संपूर्ण भारत में क्या होता है, लागू हो जाता है, ठीक है। तो लागू कब होता है, 24 अप्रैल 1993 से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, आज हम छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप जो है पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले क्या किया, लागू किया।
क्लियर चीजें। तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को क्या हुआ, संवैधानिक और वैधानिक जो है दर्जा प्राप्त होता है, और एक यह संवैधानिक संस्था बन गई। क्लियर चीजें। तो हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं। क्लियर चीजें। तो 73वां महत्वपूर्ण, देखिए हम बात करते हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन में यह भी कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय होगा। क्या होगा? राज्य सूची का विषय होगा। और यह लागू होने के बाद वह भारत सरकार के समस्त राज्यों को के विधानसभाओं को 1 साल का समय दिया, जिससे क्या करें वह अपने अपने विधानसभाओं में अकॉर्डिंग टू 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप क्या कर ले, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सभी प्रकार के कानून का निर्माण कर लें, और यथाशीघ्र जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपने अपने राज्यों में क्या करें, लागू करें। और जो संबंधित प्रावधान चुनाव के करवाए गए हैं वह चुनाव करवाए जाए। ठीक है। तो सारी चीजें जो बात की गई है, जो गाइडलाइन दिया गया राज्यों को, वो कौन सा 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची, उसमें पंचायत के विषय को रखा गया है कि किन किन विषय जो है पंचायत के अंतर्गत आएंगे। वैसे 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हैं। क्लियर चीजें। तो पंचायत किसका विषय माना गया? पंचायत जो है वह राज्य सूची का विषय माना गया। किसका विषय माना गया? राज्य सूची का विषय माना गया। पंचायत के संदर्भ में, पंचायती कानून, पंचायती राज के संदर्भ में सारे अधिकार जो है राज्यों को, विधानसभाओं को दे दिए गए। क्लियर चीजें ये। और ये विधानसभा जो है अनुच्छेद 73 के तहत क्या करेंगी, अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कानूनों का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। क्लियर चीजें ये। उसमें देख लीजिए उस समय हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है। राष्ट्रपति उस समय हमारे यहाँ जो है शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है। और भारत संविधान भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को डाला गया, अनुच्छेद 243 और 243 ए सी ओ तक जो पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख किया गया। ठीक है। और अनुसूची जो है 11वीं जोड़ी गई, और उनमें 29 विषय हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को एक कार्य क्षेत्र है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। क्लियर चीज है ये। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बातें हो गई। क्लियर है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो आपकी मैं स्क्रीन पर इसको चीज को लिख दिया हूँ, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची के राज्य तथा नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल की जिला परिषदों के क्षेत्र में, और 6वीं अनुसूची के राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जगह जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। ठीक है। और लागू भी किया गया है, जैसे पेशा एक्ट के तहत जो लाया गया और जो उसका विस्तार किया गया है, तो कुछ क्या है, परिवर्तित फॉर्म में लागू करने की बात की गई है। ठीक है। तो हम इसी में पेशा एक्ट भी आगे पढ़ते हैं। क्लियर चीजें। तो जो हमारा संविधान बना था, तो उस समय जो प्रभावी हुआ 1973वां संविधान संशोधन, तो कहाँ नहीं लागू हुआ था उस समय? तो जम्मू कश्मीर, 6वीं अनुसूची के राज्य, 5वीं अनुसूची के राज्य, और नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिला परिषद क्षेत्र। इसके अलावा 6वीं अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप याद रखिएगा। जनजातीय क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार हो चुका है, उसके संदर्भ में पेशा पेशा एक्ट आया। क्लियर है। उसको हम आगे इसी क्लास में आगे पढ़ते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है। यहाँ तक बस इतना ही समझिए। ठीक है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों में स्वशासी संस्थाओं के रूप में कल्पना की गई है, लेकिन शक्ति के आधार और कार्य सौंपने का दायित्व राज्य की विधानसभाओं की इच्छा के अधीन रखा गया है। मतलब पंचायतों के संदर्भ में कानून निर्माण करने का अधिकार किसको है? राज्य विधानसभाओं को, राज्य सरकारों को दिया गया है। और वह 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप क्या करेगी? अब अपने अपने विधानसभाओं से क्या करेगी? अपने अपने राज्य के संदर्भ में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करेगी। उसके लिए जो है राज्यों को कम से कम 1 साल का समय दिया गया। क्लियर है चीजें ये।
तो 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध क्या है, तो हमको देखते हैं हम। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या हुआ, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें अनेक उपबंध किए गए हैं। इसके अंतर्गत भाग 9 में पंचायत संबंध उपबंध किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 क से लेकर मतलब ए से लेकर ओ तक बात की गई है। तो क्या है, देखेंगे इन चीजों को। आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, पंचायती राज व्यवस्था 243 जो है परिभाषा बताया है। 243 ये ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब ये पढ़ेंगे ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, पंचायती राज्यों का गठन है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम होगी, उन राज्यों में क्या है, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, फिर इस अनुसूचित जाति, एसटी, एससी और ओबीसी और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है। पंचायतों की आदि की अवधि और सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं हैं, ये सब आर्टिकल आपको दिख रहा है। पंचायतों की अवधि की बात करता है, पंचायतों का टेन्योर क्या होगा, तो मोस्टली पंचायतों के टेन्योर की सभी राज्यों में क्या है, लगभग 5 वर्ष है। क्लियर चीजें ये। पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, ये 243 जी, 243 एच, पंचायती राज द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी विधियां, मतलब पंचायतों को क्या किया, कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 243 आई देखिएगा, आर्टिकल वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, मतलब राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243 ए आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग के गठन, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। फिर पंचायतों का क्या क्या है, वहाँ का लेखा परीक्षा, मतलब वहाँ ऑडिटिंग की बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 243 और 243 के दोनों इंपॉर्टेंट है। 243 देखिएगा के में क्या बात की गई है, पंचायतों में नियमित रूप से चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जे में दिया है कि पंचायतों में नियमित रूप से चुनाव किया जाएगा। उसके लिए क्या होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, राज्यपाल को दी गई। ठीक है, राज्यपाल क्या करेगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल क्या करेगा, वित्त की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 243 आई में बोला गया है। ठीक है, और आर्टिकल 243 ऐसे कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होगा कि नहीं होगा, इसके संदर्भ में बात किया गया है। तो केंद्र सरकार तय करेगी। 243 एम कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना, तो आपको बताया कि पंचायती राज व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर और आपको बताया अनुसूची 5 अनुसूची 6 के क्षेत्रों में। ठीक है, और असम और वेस्ट बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पे ऑलरेडी पर्वतीय क्षेत्र परिषद कार्यरत है, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 243 एन विद्यमान विधियों को पंचायतों में निरंतरता, और वो निर्वाचन मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप, जब पंचायत की चुनाव चल रहे हों, जब पंचायत की चुनाव चल रहे हों, तो चुनाव के बीच में जो है उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आफ्टर इलेक्शन अगर चुनाव हो जाता है और पंचायत की चुनाव के संदर्भ में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो उस मामले में क्या कर सकता है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, तो न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 243 ए से लेकर वो तक जो है पंचायतों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। क्लियर चीजें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा है, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में, और अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो पंचायतों के संदर्भ में है, और उनमें 29 विषय जो है बताए गए हैं पंचायतों के संदर्भ में। क्लियर चीजें ये। तो 73वां संविधान संशोधन की जो विशेषताएं है उसको हम देखते हैं। 243 ए में जो पहला बात किया है, ग्राम सभा की बात करता है। ठीक है, ग्राम सभा की बात करता है। अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो बात करता है, वो क्या बोलता है, गांव में क्या होगी, पंचायती राज व्यवस्था कैसे होगी, त्रिस्तरीय होगी। कैसी होगी, वह 3 स्तर की होगी। तो गांव स्तर पर कौन होगा, पंचायत क्या होगा, गांव स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, और जिला ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, मंडल पंचायत या ब्लॉक लेवल पंचायत या ब्लॉक पंचायत होगा, या इसको विकासखंड स्तरीय पंचायत कहेंगे। और तीसरा जो है वो कौन हो, जिला पंचायत होगा। ठीक है, जिले का जो प्रमुख होगा वह जिला पंचायत होगा। क्लियर चीजें। तो पंचायतों की जो संरचना जो की बताया गया 73वें संविधान संशोधन में, वो 3 स्तर है, जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, जिला पंचायत का गठन कैसे होगा, या इन सब चीजों को सोचते हैं। और पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई है, आपको देखने में कौन सा लग रहा है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, पंचायत त्रिस्तरीय है,
तो जब सबसे निचला स्तर है वो ग्राम पंचायत है। लेकिन पंचायत, ग्राम पंचायत से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको पंचायती राज व्यवस्था में हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ग्राम सभा कहते हैं। एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं से मिलकर क्या होता है, पंचायत, ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्राम पंचायत का निर्माण हो रहा है। किससे हो रहा है? एक या एक से अधिक, क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक गांव ग्राम पंचायत से मिलकर के, ग्राम सभाओं से मिलकर क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत का निर्माण हो रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था में सारे अधिकार जो दिए गए हैं वह ग्राम सभा को दिए गए हैं। क्लियर चीजें? प्रत्येक राजस्व गांव जो है में एक ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा, राजस्व गांव की घोषणा कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। ग्राम सभा की घोषणा कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल करता है। क्लियर चीज है ये? तो प्रत्येक राजस्व गांव का क्या होगा, एक ग्राम सभा होगा। मतलब प्रत्येक गांव में क्या होगी, एक ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा के सदस्य ही मिलकर क्या करते हैं, पंचायत का चुनाव में भाग लेते हैं। अपने में से जो है वह मुखिया या सरपंच या उप मुखिया या उप सरपंच या पंचों का क्या करते हैं, यह चुनाव करते हैं। क्लियर चीजें? समझ रहे हैं चीजों को? तो क्या हो रहा है, ग्राम सभा क्या करता है, ग्राम सभा ही क्या करता है, वह दो या दो से एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा, ग्राम सभा की जो मिलकर क्या करती है, पंचायत का गठन करती है। और ग्राम सभा के लोग ही क्या करते हैं, पंच सरपंच या पंच और मुखिया का क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर चीज है ये? तो यह सब चीज देखते हैं। यह जो नियम है अलग अलग राज्यों के संदर्भ में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय हो गया है। लेकिन गाइडलाइन क्या करता है, 73वां संविधान संशोधन करता है। तो हम मेन करेंगे, हर राज्यों में क्या हो सकता है, थोड़ा सा यह वेरी करता ही है। क्लियर चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन से पहले ग्राम सभा की अनिवार्यता नहीं थी। सत्ता का वास्तविक केंद्रीकरण और सत्ता को जन जन की भागीदारी सुनिश्चित कराने की दृष्टि से संविधान संविधान का 243 क जोड़ा गया और ग्राम सभा बोला गया। ग्राम सभा स्थायी होती है और ग्राम पंचायत की विधायिका में देश के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था या बुनियादी इकाई ग्राम सभा ही है। ठीक है? तो ग्राम सभा क्या हो रहा है कि ग्राम सभा जो है उस गांव, जिस गांव, हर राजस्व गांव में क्या होगा, एक गांव सभा होगा। और ग्राम सभा का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है? तो ग्राम सभा किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा इस चीजों, ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतदाता उसके सदस्य होंगे। मतलब सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। मतलब गांव कौन होते हैं, वह गांव, ग्राम सभा में उन व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी उम्र क्या है, 18 वर्ष या अधिक है, और जिनका जो है उस गांव के निर्वाचन नामावली में जिनका नाम क्या है, दर्ज है, वह व्यक्ति जो है ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य होता है। क्लियर है? प्रत्येक गांव क्या में क्या होगा, ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा में क्या होंगे, गांव के सभी जो है मतदान का अधिकार प्राप्त जो मतदाता हैं उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन नामावली में क्या है, जिनका नाम दर्ज है। क्लियर चीजें? ग्राम सभा की शक्ति का निर्धारण जो है उस राज्य की विधान मंडल या विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है? ग्राम सभा का लगभग साल में 6 बैठकें होंगी, यह अनिवार्य है। ग्राम सभा का लगभग साल में 6 बैठकें होंगी, और आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी बुलाया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है? ग्राम सभा में क्या होगी, 6 बैठकें होंगी। और इन तिथियों पर 4 बैठकें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी तिथि पे? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को तो बैठकें बैठना ही है। और इसके अलावा जो है जून और नवंबर के महीने में किसी भी डेट को जैसा ग्राम सभा तय करेगा उस दिन जो है बैठक क्या होगा, बैठेगा। ठीक है? जून और नवंबर के महीने में। तो ग्राम सभा की जो है लगभग 6 महीने, मतलब 6 बैठकें साल में होना जरूरी है। क्लियर चीज है ये? तो ग्राम सभा के संदर्भ में दिया गया। ठीक है? ग्राम सभा किससे मिलकर बना होता है, ग्राम सभा में वह सभी व्यक्ति शामिल होते हैं उस गांव के
जो क्या है 18 साल से ऊपर हैं और जिनका मतदाता सूची में क्या है नाम दर्ज है, ऐसे व्यक्ति जो क्या होंगे ग्राम सभा के क्या होंगे सदस्य होंगे। वास्तविक जो अधिकार दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था में किसको दिए गए हैं, ग्राम सभा को ही दिए गए हैं। ग्राम सभा का अनाउंसमेंट कौन करता है, गठन कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हर राजस्व गांव में एक ग्राम सभा होता है। क्लियर चीज है ये। जैसे आर्टिकल 243 बी देखिएगा, प्रत्येक राज्य में ग्राम जनपद और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो ग्राम पंचायतों की संरचना क्या होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर ब्लॉक लेवल विकास खंड स्तर पर विकास खंड पंचायत, जिसको मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं, जिला स्तर पर जो है क्या होगा, जिला पंचायत होगा। तो पंचायतों का स्वरूप कैसा होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। क्लियर है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है बात किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। लेकिन वे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पे जो है ब्लॉक लेवल पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मतलब ब्लॉक लेवल पंचायत का जो है गठन जो है वह नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। पंचायतों की संरचना और राज्य विधानमंडल तय करेगा कि पंचायतों की संरचना किस प्रकार होगी। ये राज्य सरकार को तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य के विधानमंडल द्वारा और लोकसभा के सदस्यों और राज्य की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें समाहिष्ट होंगे। मतलब जिला पंचायत को जो सदस्य होंगे, जिला पंचायत का जो संगठन बनेगा, उसमें जो है विधानमंडल के और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसके क्या होंगे, शामिल किए जाएंगे। क्लियर चीजें ये। ठीक है। फिर दिखा है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या किया गया, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की बात की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या 1/3 से न्यून स्थान अनुसूचित जाति जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। क्लियर चीजें ये। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और पंचायत की सभी इकाइयों में महिलाओं के लिए भी लगभग 1/3 सीट जो है वह रिजर्व की जाएगी महिलाओं के लिए। ठीक है। ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, लगभग 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। लेकिन कुछ राज्य भारत में है कि जहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा जो है लगभग 50% कर दिया गया है। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्य अग्रणी हैं, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की संख्या को कितना परसेंटेज को कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 25% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्लियर चीजें। 25% तक रिजर्वेशन ओबीसी के संदर्भ में अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक है। स्थानों को प्रत्येक पंचायत में रोटेशनल अनुसार आवंटित किया जाएगा। ठीक है। आरक्षण को कैसे किया जाएगा, रोटेशन वाइज। आज जो है एससी सीट है तो कल एसटी हो सकता है, और आगे चलकर वो ओबीसी भी हो सकता है, या सामान्य सीट भी हो सकता है। यह जो सीटें रहेंगी, सीटों की संख्या तो जितना है उतना रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आरक्षण जो दिया गया वो रोटेशन वाइज होगा। क्लियर है। अनुसूचित जाति जनजाति और को आरक्षण जो है जनसंख्या के हिसाब दिया गया है। समस्त प्रकार के पंचायती निकायों में सभी प्रकार की महिलाओं को अगर जोड़ा जाता है, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति या सामान्य वर्ग की महिलाओं को, सभी को मिलाकर जो है रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए 1/3 करने की बात की गई है। कुछ कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है 50% कर दी गई है। क्लियर चीज है ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। पंचायतों में आरक्षण की बात हो गई। ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, तो पंचायतों का कार्यकाल जो है, ये 243 में बताया गया, पंचायतों को जो कार्यकाल है वह कितना होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। पंचायतों के विघटन की तिथि के 6 माह के भीतर ही, अगर मान लीजिए किस कारण से पंचायत का विघटन हो जाता है, तो पंचायतों का 6 महीने के भीतर ही क्या करना है, पंचायतों का चुनाव कर लिया जाएगा। क्लियर चीज है ये। पंचायतों के कार्यकाल में अवसान से पूर्व
किसी पंचायत की विघटन कर गठित की गई पंचायतें उस अवधि में केवल शेष भाग के लिए ही बनी रहेगी। मान लीजिए कहीं पंचायत बनी है और पंचायत जो है 2.5 साल बाद भंग हो जाता है, तो नया पंचायत का चुनाव होता है। तो पंचायत पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? केवल 2.5 वर्ष, वहां सिर्फ 5 वर्ष नहीं होगा, जितना बचा हुआ कार्यकाल है उतने के लिए रहेगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है। पंचायतों के सदस्य, मतलब पंचायतों के कौन सदस्य डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएंगे, तो वह उस संदर्भ में ये आर्टिकल 243 बात करता है। ठीक है। तो पंचायतों के सदस्यों के लिए जो है योग्यता है, कौन व्यक्ति पंचायत का सदस्य हो सकता है? तो देखिएगा पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है। तो पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है, अर्हता जो है, योग्यता है, लिखिएगा, देखिएगा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, सरकारी नौकरी में न हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? पंचायत के चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, 243(6), इस उपबंध के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को निम्न अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करना। तीसरा, 11वीं अनुसूची से संबंधित विषयों का क्रियान्वयन, 11वीं सूची में जो 29 विषय हैं, उस विषयों के संदर्भ में क्या बनना? कानून बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो है वह दिया गया। पंचायतों की सक्रिय प्राधिकार और उसके उत्तरदायित्व हैं। ठीक है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास न्याय के लिए योजनाएं बनाना, उसका क्रियान्वयन करना। क्लियर चीज है ये? उसके बाद देखिए आर्टिकल 243, देखिएगा ज में क्या बोला गया है। आर्टिकल 243 जो ज है, उसमें कहा गया है पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियां। पंचायतों को अपना वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कुछ वित्तीय स्वायत्तता या वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है, जिससे क्या कर सकें? वो अपना वित्त का पोषण कर सकें। ठीक है। वह व्यवस्था जो है किया गया है। कैसे किया गया? कर लगाकर कर सकते हैं, या किस प्रकार का टैक्स लगाकर कर सकते हैं, या पंचायत की भूमि का किराए में देकर कर सकते हैं। क्लियर चीजें? तो पंचायत क्या कर सकती है? ऐसे वित्तीय संसाधनों को वह व्यवस्था कर सकती है, जिसके माध्यम से क्या हो? पंचायतों को आय प्राप्त होती रहे। पंचायतों को आय के बहुत सारे स्रोत हैं। क्लियर है? उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 243 जब में कहा गया है। तो भूमि उपकर है, विकास कर है। ठीक है। पंचायत राजनीति से प्राप्त ऋण है, मतलब पंचायत निधि से जो पैसा आता है उसके माध्यम से भी क्या, पंचायतों को फंडिंग की बात की। पंचायत को पैसा कहाँ, पंचायत क्या कर सकती है? कुछ टैक्स लगाता है, ठीक है, और कुछ, और उसकी जो इनकम टैक्स टैक्स होता है, कुछ कर लगा देता है, कुछ जुर्माने लगाते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है? इनकम को जनरेट किया। उसके अलावा क्या है? भूमि उपकर, विकास कर, अचल संपत्ति के अंतरण का भी शुल्क लगाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के अनुरूप पंचायत कर, शुल्क, पथ कर, फीस आदि संग्रहित कर सकता है। क्लियर है? तो पंचायतों में जो वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्लियर है, उस संदर्भ में आर्टिकल 243 जो है। ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। मतलब पंचायतों का वित्तीय पोषण के को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है राज्य वित्त आयोग को होगा, और राज्यपाल का यह कर्तव्य होगा कि आर्टिकल 243 झ के तहत या आई के तहत क्या करे? राज्यों में क्या किए? 5 वर्ष के 5 वर्ष के लिए क्या है? एक राज्य वित्त आयोग का क्या करें? गठन करें। राज्य वित्त आयोग का गठन करें। ठीक है। राज्य वित्त आयोग के क्या क्या कार्य होंगे? पंचायतों में वित्तीय को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय बताना, तो राज्य की संचित निधि में से पंचायतों की सहायता अनुदान देना, पंचायतों द्वारा लगाए और वसूल किए गए कर और फीस का नियोजन करना, राज्य और पंचायतों के मध्य शुल्क और फीस का वितरण करना। ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की यह बात होगा। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टेब्लिश करने का अधिकार किसको है? वह राज्यपाल को शुरुआती तौर पे दिया गया। क्लियर चीजें? फिर है, राज्यों का विधान मंडल पंचायतों के लेखा परीक्षण के लिए नियम बना सकता है। पंचायतों की जो पैसे आएंगे वो खर्च करेंगे, तो क्या कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल उसकी ऑडिटिंग करने के लिए, उसका अंकेक्षण करने के लिए क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। क्लियर है? पंचायतों में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में क्या होगा? चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए उस राज्य का राज्यपाल जो है
राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन, सॉरी, राज्य योजना, सॉरी, राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? राज्य स्तरीय इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगा। और इसके सदस्य अध्यक्षों को मतलब इसके आयुक्त और कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्यपाल के द्वारा करता है। और यह जो राज्य जो निर्वाचन आयोग है, वो पंचायतों का चुनाव कैसे करवाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। पंचायतों का चुनाव कैसे करवाए? वह पंचायतों का जो है वह निष्पक्ष रूप से क्या करवाए? चुनाव करवाए। यह व्यवस्था वहां का राज्यपाल करेगा। तो पंचायतों में चुनाव की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग को स्टेब्लिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपालों के पास है। आर्टिकल 243 ट। क्लियर चीजें? नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतों का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होता। पंचायत कहाँ लागू नहीं होती है? 13वां संविधान संशोधन, जम्मू कश्मीर 5वीं अनुसूची, और इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और वेस्ट बंगाल के जिला परिषद क्षेत्र, उसके अलावा 6वीं अनुसूची के राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होंगे। क्लियर चीजें ये। और जब पंचायत का इलेक्शन चल रहा होता है, उस समय जो है पंचायत की किसी प्रकार की गतिविधियों पर जो है चुनाव न्यायालय क्या करेगा? जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन चुनाव के बाद जो सदस्य हैं, अगर पंचायत के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होते हैं, तो क्या कर सकते हैं? वह कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट उस पर अपना निर्णय दे सकती है। लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय जो है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्लियर चीज है ये। अब देखिएगा, अनुच्छेद फिर 11वीं अनुसूची की बात करता है। 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें 29 विषय हैं। वो विषय, उन सभी विषयों के संदर्भ में कानून, और ये सभी विषय किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। जिस विषयों पर ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है, क्या करे? वह नियम कानून का निर्माण करें। तो संबंधित विषय जो है, कृषि से संबंधित विषय है, वन उपज के संबंधित विषय है, ग्रामीण विकास से संबंधित विषय है, ग्रामीण विकास से संबंधित विषय है, ग्रामीण आवास से संबंधित विषय हैं, ऊर्जा और गरीबी से संबंधित विषय हैं, जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य के ऊपर देखिएगा 24, 25, 26, 27 विषय हैं। अन्य विषय में 28, 29 प्रकार जो है ऊर्जा और गरीबी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कल्याण, ठीक है, ग्रामीण विकास, वन उपज, उद्योग, कृषि से संबंधित ऐसे विषय, जो 29 विषय है, जो पंचायत से रिलेटेड हैं। क्लियर चीजें ये। ठीक। अब देखिएगा, 1996 का जो पेशा एक्ट आया, इसके माध्यम से अनुसूचित और क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पे जो पहले 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं था, अब उन क्षेत्रों में भी क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप जो है पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करने की बात की गई। उसके संदर्भ में जो है पेशा एक्ट आया 1996 में। तो यह जो 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जनजातीय पॉपुलेशन जहाँ है, जहाँ पे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, उनमें पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, उसका विस्तार कैसे हो, इस संदर्भ में जो है पेशा कानून जो है लाया गया है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आते हैं। तो पेशा के जो उद्देश्य हैं, पेशा अधिनियम के मुख्य उद्देश्य जो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, संविधान के भाग 9 की पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना इसका उद्देश्य है। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना, और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। ठीक है। पारंपरिक परिपाटियों को सुगठित में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? जनजातीय क्षेत्र होते हैं। जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की विशिष्ट शक्तियों को युक्त करना, और उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को छीनने से रोकना। इस उद्देश्य से जो है यह पेशा कानून आया, कि पंचायती राज व्यवस्था को हमको विस्तार करना है। लेकिन हमको विस्तार कैसे करना है? जनजातीय संस्कृति और उनके वैल्यूज के साथ जो है तालमेल बैठाकर क्या करना है? उनको विकास की मुख्य धारा में लाना है, और विकास में उनको क्या करना है? सहभागी अपनाना है, और उनको क्या करना है? स्वशासन प्रदान करना है। इसी के उद्देश्य जो है पेशा कानून लाया गया। ठीक है। तो कुछ कुछ मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधानमंडलें वहां के
तथा प्रथागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारस्परिक प्रवर्धन और परिपाटियों के अनुरूप होगा। क्लियर है? जो कानून बनेगा उनमें उनकी संस्कृति के अनुरूप बनाया जाएगा। एक गांव के अंदर अगर एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थानों पर एक समूह अथवा एक टोला और टोलों का समूह होगा, जहां वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन में नाम दर्ज हो। क्लियर चीज है ये? प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं और प्रथाओं और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक संसाधन, विवाद निवारण के और परंपरागत तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या होगा? सक्षम होगा। ठीक है? अब देखिएगा, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उनके समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिसके लिए संविधान के भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की एक सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। पॉइंट भी नोटेड, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए यहाँ से। जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर के पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है? फिर है, अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायत को ही दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में जो है पेशा कानून को आप देखिएगा, जो मुख्य प्रावधान है उसको मैं आपको पढ़कर बताया। ठीक है? तो पेशा कानून जो है, एक्ट जो है 1996 में आया, जो 73वां संविधान संशोधन का वह क्षेत्र जहां पर वह छू नहीं पा रहा था, तो क्या किया गया, और यहाँ मतलब पेशा एक्ट के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में किया गया है। ये हमेशा आप चीजों को याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है? तो हम जो पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में हम जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में आप बात करते हैं कि 3 स्तर की बात की गई है। जैसे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत की बात की गई है। फिर हमने विकास खंड स्तर पर पंचायत की बात की, विकास खंड स्तर पर पंचायत की बात की गई है। फिर जिला स्तर पर पंचायत की बात की गई है। ठीक है? तो इसकी जो संरचना है, तो त्रिस्तरीय संरचना है, और इसकी जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, उसको मैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? अब अलग अलग राज्यों के संदर्भ में ये इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस संदर्भ में नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको है? राज्य सरकारों को है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में सबसे पहले लागू करवाया। उसके अनुरूप क्या किया? वो चुनाव किया गया। भारत में पहला पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम हम देखते हैं, तो ग्राम पंचायत विकास खंड स्तर की पंचायत को यहाँ पर जो है जनपद पंचायत कहते हैं। ठीक है? और एक होता है जिला स्तर पंचायत, जो जिला स्तर पर होता है। ठीक है? ग्राम स्तर पर क्या हो रहा है? ग्राम पंचायत हो रहा है। विकास खंड के स्तर पर कौन हो रहा है? मध्य प्रदेश पंचायती राज जनपद पंचायत हो रहा है। और जिला स्तर पर कौन हो रहा है? जिला स्तर पंचायत हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि जो है, हम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत देख रहे हैं। तो गांव में कौन होगा? जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? जिसको हम एक पंच होते हैं। ठीक है? और कौन होता है? सरपंच होता है। पंच क्या होता है? और सरपंच होता है। क्लियर चीज है ये? और सरपंच के अलावा जो है क्या होता है? एक उप सरपंच होते हैं। ठीक है? और इसी को अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं, तो प्रधान, उप प्रधान और पंच होते हैं। क्लियर चीज है ये? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज में क्या हो रहा है, जैसे पंच, ये पंच का चुनाव और सरपंच का चुनाव जो है कैसे होता है? यह डायरेक्ट होता है।
डायरेक्ट मतलब होता है ये जनता, यानी ग्राम सभा के सदस्य क्या करते हैं, जिन वो क्या करते हैं, जनता जो है इनको क्या करती है, डायरेक्ट चुनती है। जबकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट होता है। ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप पंच लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, अपने में से ही क्या बना लेते हैं, एक उस उप सरपंच को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पंच हो रहा है और कौन हो रहा है, सरपंच हो रहा है। पंच का चुनाव कैसे हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। सरपंच का चुनाव कैसे हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। सरपंच को कहीं मुखिया भी कहा जाता है, बिहार में इसको मुखिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, गांव का प्रधान कहा जाता है। इस संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा। क्लियर चीजें। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मैं बात कर, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या किया गया है, जो पंचायत की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय पंचायती संरचना है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो जनता के प्रतिनिधि है, वो तीन तरह के हैं। पंच और सरपंच के चुनाव जो है जनता डायरेक्ट करती है, जबकि उप सरपंच के चुनाव कैसी होती है, वह इनडायरेक्ट होती है। इसी प्रकार हम बोलते हैं विकास स्तर पर, हम पंचायत की बात करते हैं, विकास खंड स्तर पर करते हैं, तो यहाँ पे कौन होते हैं, जन मतलब विकास खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जैसे हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत कह रहे हैं ना, तो जनपद पंचायत सदस्य होता है यहाँ पर। ठीक है, जनपद पंचायत सदस्य होता है यहाँ पर। और जिसका चुनाव जो है जनता क्या करती है, डायरेक्ट करती है। और यहाँ पर भी जनता के तीन तरह के प्रतिनिधि होते हैं, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे होते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं वह इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। अब ये ब्लॉक लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ब्लॉक लेवल में जो सदस्य हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज में, वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। और सदस्य ही क्या करते हैं, अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, यह चुनाव करते हैं। और जो क्या है, यह इनडायरेक्ट है। क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार जिला स्तर पंचायत में जो होता है, जिला पंचायत सदस्य है, उसका चुनाव कैसे होता है, उनका चुनाव जो है डायरेक्ट होता है। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है, यह कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट होता है। कैसा हो रहा है, यह इनडायरेक्ट होता है। क्लियर चीज है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे पंचायती राज व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, ये पंच और सरपंच के संदर्भ में है। क्लियर चीज है ये। तो ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, उप सरपंच, विकास खंड स्तर पर विकास खंड सदस्य, विकास खंड पंचायत अध्यक्ष, विकास खंड पंचायत उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश पंचायती राज के संदर्भ में देख रहे हैं, जनपद पंचायत जो सदस्य है उनका इलेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, जबकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जो है इनडायरेक्ट हो रहा है। क्लियर है। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट होता है, उसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। यह व्यवस्था जो है मैं आपको किसके हिसाब से बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बता रहा हूँ। क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में करते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे सरकारी नियंत्रण में देखेंगे तो सरकार पंचायतों का क्या होता है, सरकारी कार्यालय होता है। तो ग्राम पंचायत का जो ऑफिस होता है क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत कार्यालय। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का जो सरकारी कर्मचारी रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राम सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको ग्राम सचिव कहते हैं। क्लियर चीजें। तो ये जो है, यह पंचायत के संदर्भ में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो ऊपर के पंचायत लेवल को क्या करता है, ट्रांसफर अपने अधिकारियों को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। क्लियर चीजें। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर पंचायत की बात करते हैं। ब्लॉक स्तर पंचायत में जो ऑफिस होता है उसको क्या करते हैं, कार्यालय जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल पंचायत। मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं कार्यालय जनपद पंचायत। और यहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं सीईओ जनपद पंचायत। क्या बोलते हैं, सीईओ जनपद पंचायत कहा जाता है। क्लियर है चीजें से। तो सीईओ यहाँ पर क्या होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होता है, ये पद बना हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे जिला स्तर पर जो है वो क्या कहलाता है, जिला पंचायत कार्यालय जिला पंचायत कहलाता है। कार्यालय क्या कहलाता है, यह जिला पंचायत कहलाता है। और यहाँ का जो अधिकारी होता है वो कहलाता है सीईओ जिला पंचायत। सीईओ क्या कहलाता है, जिला पंचायत। यह आईएएस कैडर का अधिकारी होता है, मतलब आईएएस कैटेगरी का, आईएएस श्रेणी का, या प्रशासनिक सेवा का प्रोमोटिव ऑफिसर भी हो सकता है, या डायरेक्ट आईएएस लेवल के अधिकारी, मतलब रैंक के अधिकारी जो है, वह जो है जिला पंचायत में सीईओ होते हैं। जबकि जनपद पंचायत को जो सीईओ हैं, वह पीएससी या
पीसीएस अधिकारी होते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो आप जो है आप ये चीजों को समझिएगा। मैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, पंचायत स्तर तो यहाँ पर 3 है। तो अलग अलग राज्यों में संरचनाएं जो है कुछ डिफरेंस हो सकती है। अब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ, समझने की कोशिश किया हूँ। और जो हम 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 73वें संविधान की हम बात की, पेशा कानून की बात की है, भारत के सभी पर लागू होता है। ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को हमने यहाँ पर पढ़ा। पंचायतों के संदर्भ में विभिन्न जो कमीशन आयोग बैठे थे उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसके आधार पर जो बड़ा परिवर्तन हुआ और 73वां संविधान संशोधन था, उस संदर्भ में हमने अभी पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, देखा। तो अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था समझ में आया होगा। ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा कोड UGM10 मेरा कोड है। इसके साथ क्या कीजिए, आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। और जो भी आपकी समस्या है, डाउट हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और मेरे पास वो पहुंच जाएगा। धन्यवाद।